साहब ये फरमाइएगा, ये जो सैलाब आई, एक किस्म की कुदरती आफत थी, इसका मुकाबला तो कुदरती आफत का करना नामुमकिन है, लेकिन उसके बाद इसके जो असरात हुए, जो इसके नताइज हुए, उन लोगों की रिहेबिलिटेशन, उनकी बहाली के लिए हुकूमती सतह पर और आप खुद भी माशाल्लाह काफ़ी नुमाया इस सिलसिले में करते रहे, हमेशा कार्रवाइयाँ कारकर्दगी आपकी नुमाया है, क्या किया जा रहा है, आप अपने तौर पर क्या कर रहे हैं बतौर MPA? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज मैंने मुतासरीन के वहाँ ताज़ियत की और उनके जो नुकसानात जानी माली हुई है, ये नहायत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कुदरती आफात का। लेकिन कुदरती आफात के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ। और जब मैं वहाँ साइट पे गया, मैं असिस्टेंट कमिश्नर को भी अपने साथ ले गया, तो ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि पानी का जिस तरह फ्लो आ रहा और वहाँ किसी किस्म का कोई भी बचाव बंद मौजूद नहीं, और जो थोड़ी सी जगह मौजूद थी वो भी कब्ज़ा हो गई। और इसके बाद जो है पानी को ज़ाहिर रास्ता तो चाहिए, और 2 घंटे की जो मुसलसल बारिश हुई है उसके बाद जो है वो जोर से पानी आया है और उसने न सिर्फ घरों को नुकसान दिया है बल्कि कीमती जानें भी ज़ाया की है। इस पर जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है, मेरी कमिश्नर साहब से भी राब्ते में रहा, मैं DC लसमिला से भी राब्ते में रहा, और कोयटा में PDMA के जो वज़ीर हैं इस वक्त सफ़ात मुफ्ती साहब, उनके पास PDMA का भी कलमदान है, उनके ऑफिस में भी मेरी बात हुई है। तो अब तक ये यहाँ की रिपोर्ट जो है वो बना के वहाँ भेज रहे हैं, और अब तक जो मैंने लिस्ट देखी है उसमें 150 की जो है लिस्ट है, जिसकी 150 लोगों के मुख्तलिफ जो हैं वो नुकसानात हुए। और साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों से मेरी बात हुई है, और ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो कनाल है जो उसकी सफाई तक नहीं हुई है, और उसकी सफाई के ना होने की वजह से उसमें जो झाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, मुझे याद है आज से 25 साल पहले जब भी यहाँ बुश कटिंग का, नालियों की सफाई का होता था, तो एज ए सिटीज़न और एज ए शहरी आप हमेशा हमारी तवज्जो उसमें लाते थे और हम ये आगे उस चीज़ को साफ़ करते थे। लेकिन ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट की है कि वो बारिश और मानसून सीज़न से पहले ही ये तदाबीर करें। अब हमारे मसला ये होता है कि हम पहले से कुछ नहीं करते, और जैसे नुकसान आके हमारे सर पे गिरता है तो हम कहते हैं अब ये करना चाहिए और ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अभी एस्टीमेट उन्होंने तकरीबन बनाया है कोई बचाव बंद का, और वो सेक्रेटरी के पास जा रहा है और CM के पास जा रहा है। तो मैंने कहा जी कॉपी एक इसकी BC1 की मुझे भी दे दें, ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो यहाँ के जो है ये रिहेबिलिटेशन के लिए एक प्रोसेस इनका तेज़ कर लें, और दूसरी कि ये बचा बंद, क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न अभी तक चल रहा है, मज़ीद भी नुकसान हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपके चैनल की तवज्जुह से उन हाउसिंग स्कीम वालों को ये इल्तिजा करूँगा कि आप जो भी अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं, कम से कम आप बारिश के रुख को देखें, वो चीज़ें देखें। उसमें तो कुछ चीज़ मद्देनज़र रखी नहीं जा रही है, और इस तरह पानी जैसे आता है आ जाता है और नुकसान करके चला जाता है। ये फरमाइए कि हाउसिंग स्कीम जो कानूनी बनने जा रही थी, उन पर आपकी शायद सिफारिशात आई हों या डिप्टी कमिश्नर ने एक्शन लिया हो, इस पर आपकी सद तक मुतमईन है? देखिए, हमारे पास अभी तक तो हाउसिंग स्कीम्स के मुतालिक कोई सिफारिश एज सच नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अपना एक विंग बनाना चाहिए, और वो विंग ख़ास तौर पे इन हाउसिंग स्कीम्स के मुतालिक सर्वे करें, देखें वो हाउसिंग स्कीम जो सीवरेज, वाटर सप्लाई और इसी तरह बारिश की निकासी का जो सिस्टम रखें, तो उनको अलाउ करना चाहिए। आपके मास्टर टाउन प्लानिंग के सिलसिले में जो आपने काम किया था कई बरसों तक, वो कहाँ तक पहुँचा? मैं समझता हूँ कि उस वक्त के बाद से अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, और हर शहर जो डेवलप होना है उसका मास्टर प्लान बहुत अहम है। अगर आपने मास्टर प्लान से काम किया तो आज ये सारी नौबत जो हम देख रहे हैं, ये जो मसले मसाइल हो रहे हैं, ये ना हो। मैंने तो वज़ीर आला साहब को भी 2 साल पहले जब डॉक्टर मालिक साहब थे उस वक्त भी मैंने यही प्रपोज़ल दी थी कि अगर हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप हर डिस्ट्रिक्ट हर साल PSDP में कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट को मास्टर प्लान के लिए शामिल करें, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मास्टर प्लान के तहत बने। और मैं नवाब
جناب ثناء اللہ زہری صاحب کو جو ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا کانسیپٹ اپروو کیا اور انہوں نے جو ہے پچھلے سال اس چیز کو لانچ کیا، اور لیکن وہ بھی کام ماسٹر پلان کے تحت نہیں ہو رہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر، یہ جو وزیر اعلیٰ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے کام ہے یہ کم سے کم ماسٹر پلان کے تحت کریں. اور ہب بائی پاس روڈ کا کیا حال حوال ہے؟ اس کا بننے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کس حد تک گیا، اور کیا سمجھتے ہیں 60 کروڑ روپے کی لاگت کیا 10 کلومیٹر ہب بائی پاس روڈ اور ہب ندی کے پل بن جائیں گے؟ ہب بائی پاس ایک بہت اہم اسکیم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ کمپنی، ایک پرائیویٹ ادارے کے لیے ایک 20 کروڑ کا ایک الگ پل بنائی جا رہی ہے، یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول بیسس پہ یہ کام ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اجتماعی طور پہ یہ کام ہو، اور ہب بائی پاس شہر کی ضرورت ہے، اور 65 کروڑ میں یہ کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اس کام کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کنسلٹنٹ رکھنے چاہیے، وہ کنسلٹنٹ کریں اس کام کو، اور پری کوالیفیکیشن اس کی ہو اور اچھی طرح سے یہ کام آگے بڑھے، تاکہ اسی میں ہی بہتری آئے گی، کیونکہ شہر بڑھ رہا ہے اور آبادی جو بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک بائی پاس کی بہت ضروری ہے. انسان کی آپ دیکھیں گے ہمارے جسم کے اندر بھی جب کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو آخرکار آپ کو بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے. تو بائی پاس ہو مگر اس کے اندر اسٹنٹ جو ہے وہ اچھا لگے. ہاں، یہ اس قسم کا بائی پاس ہے. جی جی، ویری گڈ.